यूरोप ने अब यूएस यूके को तो छोड़ा ही, लेकिन तुर्की को भी छोड़कर एक बड़ा प्लान बनाया है। लेकिन क्या यूरोप में अब भारत शामिल हो रहा है? और जहां देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को भी एक बड़ा झटका लगने की तैयारी हो रही है। कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही यहाँ पर चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में यूरोप में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत यूरोपीय संघ एक विशाल सैन्य पुनर्जनन योजना पर काम कर रहा है। 19 मार्च 2025 को एक खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि यूरोप 872 अरब डॉलर लगभग 800 अरब यूरो की रीआर्म यूरोप योजना के साथ अपनी रक्षा संरचना को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। ये योजना अमेरिका के सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर बढ़ती अनिश्चितता और रूस के खतरे के जवाब में बनाई गई है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय आयोग ने रीआर्म यूरोप नामक पंचसूत्री योजना पेश की है, जिसका लक्ष्य अगले 4 सालों में 800 अरब यूरो जुटाना है। इस योजना का बड़ा हिस्सा सदस्य देशों से राष्ट्रीय रक्षा खर्च बढ़ाने के जरिए आएगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि ये एकदम से नया युग का शुरुआत हो रहा है और यूरोप को अपनी रक्षा में भारी निवेश करना होगा। इस योजना में 150 अरब यूरो के ऋण भी शामिल है, जो हवाई रक्षा, मिसाइल और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में खर्च किए जाएंगे। ये कदम तब उठाया गया कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नाटो और यूरोप के लिए अमेरिकी समर्थन पर सवाल उठ रहा है। ट्रंप ने मार्च 2025 में एक इंटरव्यू में कहा था कि यूरोप को अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उनके पास पैसा है, संसाधन है, हम लंबे समय से उनका बोझ ढो रहे हैं। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन ने अपने रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए ये योजना बनाई है। इसमें स्थिरता और विकास संधि के नियमों को अस्थायी रूप से ढीला करने का प्रस्ताव है, ताकि देश जीडीपी के 1.5% को खर्च कर सके, जिससे 650 अरब यूरो का वित्तीय स्थान बने। हालांकि फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे कर्ज में डूबे देशों के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा एक पुनर्जनन बैंक बनाने का विचार है, जो ट्रिपल ए बॉन्ड जारी करेगा, ताकि राष्ट्रीय कर्ज पर असर डाले बिना सैन्य परियोजनाओं में निवेश हो सके। यह योजना यूरोप की सैन्य क्षमता को बढ़ाने और रूस जैसे खतरों का मुकाबला करने के लिए है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद आक्रामक हो गया है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1930 के दशक में जर्मनी का पुनर्जनन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोपी। उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। नौसेना, वायुसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भारी मुआवजा देना पड़ा। लेकिन 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी ने इस संधि को तोड़ते हुए गुप्त रूप से फिर से शुरुआत करनी शुरू कर दी। 1935 में हिटलर ने खुलेआम सैन्य भर्ती की घोषणा की और सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने लुफ्टवाफे वायुसेना बनाई, नौसेना का विस्तार किया, टैंक और हथियारों का प्रोडक्शन तेज किया। ये आर्थिक सुधार के साथ जोड़ा गया। जर्मनी ने बुनियादी ढांचे, हथियार उद्योग में निवेश किया, जिससे बेरोजगारी घटी, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी रहा। इसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव डाल दी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। और ये सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन आक्रामकता में बदल जाए तो खतरनाक हो सकता है। रीआर्म यूरोप 1930 के जर्मनी के फिर से जिस तरीके से रीबर्थ हुआ था, वैसा ही है, क्योंकि ये रक्षात्मक है। जहां जर्मनी का लक्ष्य विस्तार का था, लेकिन इसका लक्ष्य अपनी रक्षा का है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय आयोग ने एक वाइट पेपर को पेश किया है, जिसे यूरोपीय संसद और सदस्य देशों ने मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और संभावित संकटों के लिए तैयार करना है। इस दस्तावेज में हवाई रक्षा को मजबूत करने, साल 2025 के दौरान 15 लाख बड़े कैलिबर के गोले तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा यूक्रेन की सैन्य ट्रेनिंग मिशन को बढ़ाने की योजना भी शामिल है। ये योजना उस समय आई है जब अमेरिका के सुरक्षा समर्थन पर अनिश्चितता बढ़ी हुई है और अब ये कह रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सबसे बुरे स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। खैर, अब यहाँ एक और नीति सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बाय यूरोपियन, अब हम अमेरिकन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे और अब हम सिर्फ यूरोप की चीज़ों को खरीदेंगे। और इसका सबसे बड़ा समर्थन किसने किया है? सबसे बड़ा समर्थन इसमें किया है फ्रांस ने। यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की जैसे पारंपरिक सहयोगियों को बाहर कर दिया है। फ्रांस ने इस बाय यूरोपियन नीति को जोरदार समर्थन किया है। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि ये यूरोप के रक्षा उद्योग को मजबूत करेगा और नौकरियां पैदा करेगा, लेकिन इस फैसले से विवाद भी खड़ा हो गया है। ब्रिटेन जो साल 2020 में यूरोपीय यूनियन से बाहर हो चुका था, अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कदम नाटो की एकता को कमज़ोर कर सकता है क्योंकि ये गठबंधन के बाहर की कंपनियों को दरकिनार करता है। तुर्की जो नाटो का सदस्य है लेकिन यूरोपीय यूनियन का नहीं, इस पर बहिष्कार से प्रभावित होगा। ये कोष रीआर्म यूरोप योजना का हिस्सा है जिसके तहत यूरोपीय यूनियन अगले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए भारी निवेश करेगा। हालांकि ये जो सीन हो रहा है, इस सीन में भारत को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। वो कैसे? तो आजकल यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देशों का भारत में जवाबड़ा भी लग रहा है और यूरोपीय संघ और भारत के विशेषज्ञों ने एक बड़ी रणनीति की चर्चा करी है। ये चर्चा नई दिल्ली में हुई है जहां यूरोपीय यूनियन और भारत के नीति निर्माताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में हिंसक उग्रवाद के नए पैटर्न पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि ऑनलाइन कट्टरपंथ, सोशल मीडिया के जरिए भर्ती, सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क। दोनों पक्षों ने माना है कि यह समस्या अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गया है, कई देश में फैल गया है। इसमें खास तौर पर इस्लामिक उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर ध्यान दिया गया है जिसे भारत और यूरोप दोनों ने हाल के सालों में महसूस किया है। भारत में कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी हमले, यूरोप में पेरिस, ब्रसेल्स जैसे हमलों का जिक्र हुआ। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि कट्टरपंथ को रोकने के लिए शिक्षा, समुदाय स्तर पर जागरूकता और तकनीकी सहयोग बढ़ाना जरूरी है। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और खुफिया जानकारी साझा करने की रणनीतियां भी बनाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है साल 2008 का मुंबई हमला। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया जिसमें 166 लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हुए। ये हमला लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकी संगठन ने किया जो इस्लामिक उग्रवाद से प्रेरित था। आतंकियों ने ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। यह हमला 3 दिनों तक चला और भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस घटना ने भारत में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने की रणनीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया गया और आज देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे यूरोपीय यूनियन को भी ये चीज़ें समझ में आने लगी है जब उनके यहाँ इस्लामिक स्टेट से प्रेरित होकर हमले होने शुरू हो गए हैं। और ये जो हालात बन रहे हैं, इस हालात में यूरोप अब बदल चुका है और यूरोप को अब समझ में आ रहा है कि नहीं, भारत अपनी जगह पे सही है और भारत के साथ ही चलना चाहिए। और जहाँ तक बात है अर्दोगन की, तुर्की को बाहर क्यों किया जा रहा है, तो तुर्की इसी लायक है और ये इसलिए लायक है क्योंकि खैर तुर्की कभी इसके तरफ कभी उसके तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से तुर्की की स्थिति ये है कि तुर्की पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।